दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड जीके के बारे में। ठीक है, और ये झारखंड जीके है जो जेपीएससी, जेएसएससी और जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, ठीक है, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये 1000 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू का पूरा महापैक चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आज का वीडियो पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 3 वीडियो है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज पार्ट 3 वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है। देखिए, आज का प्रश्न जो है 201वें प्रश्न से शुरू होगा। क्योंकि पिछले 2 वीडियो में हमने 200 प्रश्नों को देख लिया है। ठीक है, तो आज का 201वां प्रश्न है कि कौन सी नदी झारखंड की प्रमुख नदी है। तो देखिए, झारखंड की प्रमुख नदी है दामोदर नदी। ठीक है, सही उत्तर होगा दामोदर नदी। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि दामोदर नदी को, देखिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक, बंगाल और झारखंड का शोक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर पूछ दे कि झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है तो दामोदर नदी होगा। ठीक है, और झारखंड की सबसे गंदी नदी कहें तो सबसे गंदी नदी वो दामोदर नदी है। ठीक है, और बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, झारखंड में दामोदर घाटी का विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। तो देखिए, सही उत्तर की बात करें अगर इसके, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हजारीबाग तथा रांची स्थित धसान घाटी में। ठीक है, हजारीबाग से रांची स्थित धसान घाटी तक झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में सत्य है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका अगर बात करें तो देखिए, पहला बात तो ये है कि इस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिले में है, तो ये बात भी इसका सही है। ठीक है, सही होगा। अगला है, इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है, ये भी बात सही है। अगला है, इस नदी का अपवाह क्षेत्र 25,820 वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, यानी ऊपर दी गई सभी बातें इसके बारे में सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। अब यहाँ पे दामोदर की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फल्गु। ठीक है, बाकी ये तीनों नदियाँ दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा धनबाद। ठीक है, ये देखिए धनबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी को बिहार का भी शोक कहा जाता है, बिहार, बंगाल और झारखंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है। तो किस दिशा में दामोदर नदी बहती है, तो इसका सही उत्तर होगा कि पश्चिम से पूर्व। ये देखिए, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बना बांध है। तो दामोदर नदी पर बना हुआ बांध कौन सा है इनमें से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये है पंचेत कोनार में। ठीक है, तिलैया में अच्चर बांध है, और मैथान में बरमू बांध है। ठीक है, ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हो जाएगा।
पंचेत, कोनार, तिलैया, अचर, मैथान और बरमू। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी। ठीक है, अगर झारखंड की बात करें तो अधिकतर दामोदर नदी ही सही होता है। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण रेखा नदी। ये देखिए स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, अगला है स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो स्वर्ण रेखा किस दिशा में बहती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका यहाँ पे दक्षिण से पूर्व। ठीक है, दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो यहाँ पे जो है झारखंड से बहती है और डायरेक्टली जाकर के मतलब झारखंड से ये छत्तीसगढ़ की तरफ जाती है। ठीक है, झारखंड से बहते हुए छत्तीसगढ़ की तरफ। अगला है, चलिए अगला सवाल है कि स्वर्ण रेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सत्य कथन बताना है आपको कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये इनका कहना है, पहला कथन है कि दक्षिण में यह नदी उड़ीसा की सीमा से लगती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये दक्षिण में जो है उड़ीसा की सीमा से लगती हुई ये पश्चिम बंगाल में जाती है, ये बात सही है। ठीक है, सही है। अगला है कि इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है, ये भी बात सही है। ठीक है, अगर पूछ दे कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला है इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किऊल नदी का उद्गम स्थल है, तो किऊल नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा यहाँ पे खरगडीहा हजारीबाग। ठीक है, खरगडीहा हजारीबाग। अगला है खरकाई किस नदी की प्रमुख शाखा है? तो खरकाई जो है ये स्वर्ण रेखा नदी की प्रमुख शाखा है। ये देखिए स्वर्ण रेखा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में बहती है? तो छोटा नागपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में बहने वाली नदी है ब्राह्मणी, अजय, गुमानी। ठीक है, ये सभी होगा। ठीक है, ये सभी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है? तो पोड़ाहाट पहाड़ से निकलने वाली नदी का नाम है कर्मनासा। देखिए पहला ऑप्शन कर्मनासा, ये सही होगा। अगला सवाल है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित है यह बता रहा है, मतलब बताना है आपको। देखिए उत्तर पश्चिम भाग में उत्तरी कोयल नदी है। ठीक है, यानी छोटा नागपुर के उत्तर पश्चिम भाग में उत्तरी कोयल नदी है। ठीक है, यह बात सही है। अगला है दक्षिण पश्चिमी भाग में दक्षिण कोयल नदी है, ये भी बात सही है। दक्षिण पूर्वी भाग में स्वर्ण रेखा नदी है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी जितने भी कथन हैं सभी सुमेलित हैं। ठीक है, यानी सही है। चलिए अगला सवाल है झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है? तो सोहिदा से निकलने वाली नदी का नाम है औरंगा। ठीक है, औरंगा नदी सही होगा। अगला सवाल है झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से
कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो उसका नाम है सोन नदी। ठीक है, अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। इम्पोर्टेंट सवाल है ये, सभी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में मिल जाती है? तो उस नदी का नाम है, देखिए अगर बात करें तो ये तीनों नदी मिल जाएगी। ठीक है, तीनों नदी सही होगा इसका, शंकरी, फल्गु और मोरहर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये तीनों नदियां जो है इसमें मिल जाती हैं गंगा नदी में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अपवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी घाटी क्षेत्र। ये देखिए, सोन नदी घाटी क्षेत्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? तो छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहने वाली नदी है ब्राह्मणी, मोर और गुमानी, यानी इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये तीनों नदियां बहती हैं छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है? तो झारखंड में नदियों का उद्गम स्थल कौन सा जगह है? तो इसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर का पठार। ये देखिए पहला ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बठपाड़ से निकलती है? तो बठपाड़ से निकलने वाली नदी का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा अजय। ये देखिए पहला ऑप्शन अजय, ये राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बठपाड़ से निकलती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है? तो रांची के पठार से मध्य से निकलने वाली नदी का नाम है उत्तरी कोयल। ये देखिए पहला ऑप्शन उत्तरी कोयल। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में है? तो पलामू जिले में किस नदी का अपवाह क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी, ये दोनों सही होगा। ठीक है, ये दोनों सही होगा। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है? तो कैमूर के पहाड़ी और छोटा नागपुर के पठारी भाग को अलग करने वाली नदी का नाम है यहाँ पे उत्तरी कोयल। ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही होगा उत्तरी कोयल। चलिए अगला है झारखंड की कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है दक्षिणी कोयल नदी हेयाकोरो के निकट तुमसो से निकलती है। यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दक्षिणी कोयल नदी हेयाकोरो के निकट तुमसो से निकलती है, तो तुमसो कौन से जिले में है? ठीक है, तुमसो कौन सा जिला में है? तो इसका सही उत्तर होगा रांची में। ठीक है, तुमसो जगह रांची में है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है? तो उत्तरी कोयल नदी की कौन सी विशेषता नहीं है ये आपको बताना है इसमें। तो देखिए पहला कथन है
कि यह नदी पलामू जिले के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। ये बात तो सही है, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही जो है हम लोगों ने पढ़ा है अभी जस्ट कि पलामू के बीचों बीच बहने वाली नदी है उत्तरी कोयल। और दूसरा कथन है कि यह नदी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग को सिंचित करती है। ये भी बात सही है, ठीक है। अगला कथन है कि यदि यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। ये बात जो है गलत है, ठीक है, ये पुनपुन नदी में नहीं मिलते हैं। अगला है यह नदी पात क्षेत्र में घुमावदार तथा पथ बनाती हुई उत्तर की ओर बढ़ती है। ये बात सही है, ठीक है, उत्तरी कोयल है तो उत्तर की ओर बढ़ेगी, तो इसका सही उत्तर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है, ये इसकी विशेषता नहीं है, किसकी, उत्तरी कोयल नदी की, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। तो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी हो जाएगा अमानत, औरंग और गोगरा, ये तीनों है, ठीक है, ये तीनों है, तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी हजारीबाग के पठार के मध्य में और रांची के पठार के मध्य में बहती है, ठीक है। अगला है झारखंड की संकरी नदी का उद्गम स्थल है। तो झारखंड की संकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग। ये देखिए अधिकतर नदियां झारखंड की यहीं से निकलती हैं, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी से। अगला है निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है। तो दक्षिणी कोयल की अगर सहायक नदी की बात करें तो यहाँ पे इसका शंख और कारो, ठीक है, ये दोनों नदियाँ सहायक नदी हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। अगला है झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। अब पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश के पठार से। ये देखिए पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश के पठार से। चलिए अगला सवाल है झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। अब फल्गु नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। और मैंने बताया है कि अधिकतर नदियाँ झारखंड में जो है छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है। अगला है झारखंड में संकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है। तो संकरी नदी किस जिले से होकर बहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग से, ठीक है, हजारीबाग से होती हुई बहती है। अगला है गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी किस जिले से मतलब लगती हुई ऐसे पश्चिम में डायरेक्टली बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका साहिबगंज और पाकुड़। ये देखिए साहिबगंज और पाकुड़ ये दोनों जगह से गंगा नदी गुजरती है, ठीक है, झारखंड में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिलैया, महाने, पंचाने, पेमार तथा धनारजे नामक 5 जलधाराओं से मिलकर बनी हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पंचाने नदी, ठीक है, ये पंचाने नदी सही हो जाएगा। पंचाने नदी 5 जलधाराओं से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन, तिलैया महाने, ठीक है, तिलैया, महाने, पंचाने, पेमार तथा धनारजे, ठीक है। अगला है झारखंड का सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जलप्रपात वाला जिला की बात करें तो ये होगा रांची, ठीक है, रांची। अगला है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है।
तो सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण रेखा एवं खरकाई नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। ये देखिए, यानी खरकाई नदी और स्वर्ण रेखा नदी यहाँ पे मिलती है जमशेदपुर में। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम पर स्थित है? तो कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोकारो। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बोकारो। अगला है झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़ शेष समय में प्रायः सूखी रहती है? मतलब झारखंड की कौन सी नदी है जो कि केवल बारिश के मौसम में ही भरी हुई रहती है और बाकी गर्मी के दिनों में सूख जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल, ठीक है, दक्षिणी कोयल, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी नदियाँ जो है बारिश के दिनों में भरी रहती हैं और उसके बाद बाकी दिनों में सूख जाती हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला है छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को कितने अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है? तो अपवाह तंत्र की बात करें अगर, तो यहाँ पे 5 अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका 5। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू एवं गढ़वा जिले के दक्षिण पश्चिम में बहती है? तो पलामू एवं गढ़वा के दक्षिण पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए, वो है कनहर नदी। ठीक है, सही उत्तर होगा कनहर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? तो धनबाद में बहने वाली नदी का नाम है धल किशोर। यहाँ पे देखिए, चौथा ऑप्शन धल किशोर नदी। अगला है दामोदर नदी का कितने किलोमीटर अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में है? तो दामोदर नदी की बात करें तो इसका अपवाह क्षेत्र है 290 किलोमीटर। ठीक है, ये झारखंड में 290 किलोमीटर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है? तो हजारीबाग एवं गिरिडीह जिलों में बहने वाली नदी का नाम है यहाँ पे मोहिनी। ठीक है, ये तीनों होगा, तीनों जो है हजारीबाग और गिरिडीह में बहती है, मोहिनी, शंकरी और नीलांजन। इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला है झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में मुख्य रूप से पाई जाने वाली मिट्टी है अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है, अवशिष्ट मतलब कि अवशिष्ट मिट्टी का मतलब होता है कि जैसे ना पेड़ पौधे वाले पत्ती जो है सब खबर जाते हैं, एक ही में सब मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अवशिष्ट मिट्टी। चलिए, अगला सवाल है कि झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपदाय से निर्मित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि खनिजों और चट्टानों। ठीक है, ये दोनों से निर्मित मिट्टी है झारखंड में, खनिजों से निर्मित और चट्टानों से निर्मित। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। ठीक है, अगला है झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है? तो देखिए, झारखंड की मिट्टी में लोहा रहता है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड,
और उसके बाद फिर ये बॉक्साइट। तो बॉक्साइट और फेरिक ऑक्साइड जब रहेगा तो यह मिट्टी लाल दिखेगी, ठीक है, लाल दिखेगी, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा लाल। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ग्रेनाइट और नीस। ये देखिए, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के कारण लाल मिट्टी पाई जाती है। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों। अगला है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे किससे संबंधित नहीं है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा नमी, ठीक है, मतलब नमी के कारण झारखंड में कोई भी विविधता, मिट्टी में विषमता नहीं पाया जाता है, ठीक है, मतलब नमी के कारण कोई भी मिट्टी का प्रकार नहीं पाया जाता है झारखंड में, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है? तो किस जिले में अधिकतर लाल रंग की मिट्टी मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह सभी होगा, ठीक है, रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी इन सभी जगहों पर लाल रंग की मिट्टी मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती? तो इसका सही उत्तर होगा चतरा में, ठीक है, चतरा। यहाँ पे अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है। अगला है, छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो छोटा नागपुर में 6 प्रकार की मिट्टी मिलती है, ठीक है, 6 प्रकार की। चलिए अगला है, झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? तो यहाँ पे मतलब लाल मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये तीनों की कमी पाई जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है, ये तीनों की कमी पाई जाती है। अगला है, लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? तो लाल मिट्टी में बात करें तो यही सभी उगाया जाता है, देखिए, ज्वार बाजरा, सरगुजा और कोंदो, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, ये सभी लाल मिट्टी में उगाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? तो लाल मिट्टी की विशेषता कौन सी नहीं है ये बताना है, ठीक है, अभ्रक मूल वाली लाल मिट्टी की। तो इसका सही उत्तर की बात करें अगर, पहले कथन देख लेते हैं। देखिए पहला कथन है कि इस मिट्टी में अभ्रक के छोटे छोटे कण चमकते रहते हैं, यह विशेषता नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा। अगला है, इस मिट्टी का रंग हल्का, मतलब ये विशेषता है, सॉरी ये विशेषता है, ठीक है, पहला विशेषता होगा ये, क्योंकि अभ्रक मूल की मिट्टी है तो अभ्रक यहाँ पे पाया जाएगा। अगला है, इस मिट्टी, अगला ऑप्शन है, इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी तथा पीला होता है, ये भी बात सही है, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। अगला है, इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है, ये बात गलत है, ठीक है, पानी इसमें नमी की अधिकता नहीं होती है। अगला है, यह मिट्टी सामान्य उपजाऊ होती है, ये बात भी सही है, ठीक है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है, ये बात गलत है, ठीक है, अभ्रक मूल की लाल मिट्टी के संबंध में। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है? तो रेतीली मिट्टी की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे, सही उत्तर पहले कथन देख लेते हैं। देखिए पहला कथन है
कि यह मिट्टी लालिमा युक्त धूसर तथा पीली होती है। तो अब देखिए, रेतीली मिट्टी है तो वो हल्का धूसर रंग की होती है और लाल भी होती है हल्का, ठीक है, क्योंकि उसमें लाल मिट्टी हल्का मिला हुआ रहता है, इसलिए ये सही होगा, यानी विशेषता है ये। अगला है कि इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है। यह बात बिल्कुल गलत है। रेतीली मिट्टी में ज़्यादा उर्वरा शक्ति नहीं होती है, ठीक है। अगला है कि यह मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। हाँ, ये बात सही है। जैसे दलहन फसलें हो गया, मक्का हो गया, या फिर अरहर वगैरह हो गया, ठीक है, तो मोटे अनाज जो होते हैं उसके लिए यह उपयुक्त मिट्टी होती है। अगला बात करें अगर अगले ऑप्शन की, तो देखिए अगला है, इस मिट्टी का विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में है। ये भी बात सही है, ठीक है, ये नदी घाटी में ही ज़्यादातर मिट्टियाँ इस तरह की मिलती हैं। चलिए अगला सवाल है, झारखंड में सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो अगर बात करें तो इस मिट्टी को जातीय मिट्टी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, जातीय मिट्टी। ये सुदूर सिंहभूम के क्षेत्र में मूल चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी होती है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन काली या रेगुर मिट्टी की विशेषता नहीं है? तो इनमें से काली मिट्टी की विशेषता कौन सी नहीं होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर नहीं, कथन देख लेते हैं पहले। देखिए पहला कथन है कि यह मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में विस्तृत है। तो ये बात सही है, ठीक है, ये राजमहल में मिलेंगी आपको। अगला है, इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा के प्रवाह से हुआ है। ये भी बात सही है, क्योंकि लावा जो है ज्वालामुखी का प्रवाह, जब लावा ठंडा होता है उसका, ठीक है, ज्वालामुखी का, तो उसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला है, इस मिट्टी का रंग काला और भूरा होता है। ये भी बात सही है। अगला है कि इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है, ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कंकड़ पत्थर इसमें नहीं पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी तथा अपारगम्य हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली या रेगुर मिट्टी, ठीक है, काली को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो काली मिट्टी जो है वो लसलसी होती है और अपारगम्य हो जाती है और फिर पैरों में चिपकने लगती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए ये चिपचिपा टाइप का ही रहता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु के आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ है? तो जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के परिवर्तन से कौन सी मिट्टी बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैटराइट मिट्टी। ये देखिए लैटराइट मिट्टी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली या रेगुर मिट्टी। ये देखिए, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड में लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? तो लैटराइट मिट्टी इन चारों क्षेत्रों में से कहाँ पे नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी, यहाँ पे रेतीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अगला है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो झारखंड में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है?
तो इसका सही उत्तर की हो जाएगा यहाँ पे काली या रेगुड़ मिट्टी। ये देखिए, चलिए अगला है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है? तो किस मिट्टी में चावल और चने की खेती अच्छी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा काली या रेगुड़ मिट्टी में। ठीक है, झारखंड में। अगला है, छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए, छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉनसून से। ठीक है, सही उत्तर है मॉनसून से। अगला है, झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो झारखंड की जलवायु की बात करें अगर, तो यह है उष्ण मानसूनी। यहाँ पे देखिए, मतलब हल्का गर्मी और बारिश। ठीक है, चलिए अगला है, अगला सवाल, झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ये पहला ऑप्शन। अगला है, थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो जलवायु वर्गीकरण थार्नवेट किए थे, तो उनके अनुसार झारखंड का जलवायु किस वर्गीकरण में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे CAW। ये देखिए, CAW में आएगा। ठीक है, ये थार्नवेट का वर्गीकरण है। अगला है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा CWG या फिर CW। ठीक है, CWG या फिर CW। ठीक है, अगला है, इस दोनों में से कोई रहे अगर, तो आप उसी को सही कीजिएगा। ठीक है, CWG या फिर CW। अगला है, ट्रेवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? अब ट्रेवार्था के अनुसार बताना है, तो इसका भी सेम वही होगा, CAW या फिर AW। ठीक है, CAW या फिर AW। पिछले वाले का था CWG या CW, यहाँ पे CAW या AW। अगला है, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में से किस महीने में होती है? तो गर्मी का मौसम कब से शुरू हो जाता है? तो ये शुरू होता है मार्च से। ठीक है, मार्च से शुरू होता है। अगला है, झारखंड के प्रमुख नगर तथा ग्रीष्मकालीन तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी जगह पर कितना डिग्री तापमान रहता है। ठीक है, मतलब गर्मी के समय में। तो इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। देखिए, पहला क्या कह रहा है कि रांची में 41 डिग्री तापमान रहता है। ठीक है, 41.0। तो इसका ये बात सही है। ठीक है, रांची में 41 डिग्री रहता है। अगला है, हजारीबाग में 33.1%, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये भी बात सही है। यहाँ पे हजारीबाग में गर्मी के समय में 33.1% 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना तापमान रहता है। अगला है, जमशेदपुर में 44.6 डिग्री सेल्सियस, ये भी बात सही है। अगला है कि धनबाद में 39.5%, 5% नहीं, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 39.5 डिग्री सेल्सियस। ये बात इसका गलत है, क्योंकि धनबाद में तापमान ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये कम तापमान बता रहा है, इसलिए ये सही नहीं है। तो इसके अगर सही ऑप्शन की बात करें तो वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, धनबाद में
39.5 डिग्री। ये इसका बात गलत है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, इसलिए इस प्रश्न के अनुसार ये उत्तर सही होगा। अगला है झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती है। अभी देखिए, अभी गर्मी का मौसम है और अभी बारिश हो रहा है, तो इसका किसके कारण बारिश हो रहा है अभी, ठीक है, अभी किसके कारण बारिश हो रहा है गर्मी के मौसम में, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर कि बंगाल की खाड़ी के वजह से, ठीक है, नॉर्वेस्टर बंगाल की खाड़ी की वजह से, ठीक है। चलिए अगला है झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है। तो वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है मई के अंत में। जब मई खत्म हो जाता है तो जून से जो है वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाता है। झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है। अब देखिए बारिश का समय कब समाप्त होता है झारखंड में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर में, ठीक है। अगला है रांची में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 से 140 सेंटीमीटर। ये देखिए झारखंड में औसत वर्षा 120 से 140 के बीच में ही रहती है, ठीक है। चलिए अगला है धनबाद में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है। तो धनबाद में यहाँ पे पूछ रहा है ना, पिछले सवाल में पूछा था रांची का, तो रांची का 120 से 140 था, और यहाँ पे धनबाद का पूछ रहा है, तो धनबाद का औसतन वर्षा बात करें तो 140 से 160 हो जाएगा, ठीक है, मतलब धनबाद में थोड़ी ज़्यादा वर्षा होती है। अगला है हजारीबाग में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है। तो हजारीबाग में औसत वर्षा की बात करें तो ये हो जाएगा 120 से 140, ठीक है, जितना रांची में होता है उतना ही हजारीबाग में भी होता है। अगला है जमशेदपुर में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है। अब आपको जमशेदपुर का बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 140 से 160, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जगह पे होती है। तो इसका सही उत्तर होगा नेतरहाट, ठीक है, नेतरहाट ये लातेहार में स्थित है, ठीक है, लातेहार में जगह है नेतरहाट, वहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है पूरे झारखंड में। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा नेतरहाट के बारे में कि झारखंड में सबसे ठंडी जगह नेतरहाट है और सबसे ऊंची जगह भी नेतरहाट ही है, ठीक है। तो अगर पूछे कि झारखंड में सबसे ऊंची जगह कौन सी है तो नेतरहाट बताइएगा, और सबसे ठंडी जगह कौन सी है तो नेतरहाट बताइएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पलामू और चतरा। देखिए पलामू और चतरा ये दोनों जगह पर सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है, झारखंड में। अगला है नॉर्वेस्टर या चक्रवातीय तूफान जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है, झारखंड में प्रायः किस महीने में आते हैं। तो नॉर्वेस्टर और चक्रवातीय तूफान किस महीने में आता है झारखंड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मई और जून में, ठीक है, मई और जून में। तो उसी के साथ फिर मानसून आ जाता है झारखंड में, बारिश होना फिर स्टार्ट हो जाता है। अगला है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है किस जिले में होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग में। ये देखिए हजारीबाग में। अगला है झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष की लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है। तो वर्षा ऋतु में जो है पूरे वर्ष का कितना प्रतिशत वर्षा हो जाता है, ठीक है, झारखंड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80%, ठीक है, 80%। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है।
तो वर्षा ऋतु में औसत वर्षा की बात करें झारखंड की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 से 150 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये सही होगा, ठीक है, झारखंड के लिए। चलिए अगला है झारखंड से मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने से होता है? तो झारखंड से मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर। ये देखिए, मतलब मानसून अक्टूबर से नवंबर में चला जाता है झारखंड से। अगला है झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने से होती है? अब बताइए, ठंडे के मौसम की शुरुआत किस महीने से होती है झारखंड में? तो इसका सही उत्तर होगा नवंबर से, ठीक है, सही उत्तर नवंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे ठंडा स्थान कौन सा है पूरे झारखंड में, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एक आध सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला है, शीत ऋतु में झारखंड का औसत तापमान कितना होता है? तो ठंडे के समय में झारखंड का औसत तापमान कितना रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 डिग्री से 18 डिग्री, ठीक है, 16 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस। अगला है, शीत ऋतु में होने वाली झंझावातीय वर्षा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए लाभकारी होती है? तो ठंडे के समय में जो थोड़ा थोड़ा वर्षा होता है वो किस फसल के लिए लाभदायक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रबी फसल के लिए, ठीक है, रबी फसल के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता है? तो झारखंड में शीत ऋतु की विशेषता इनमें से कौन सी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसमान साफ रहता है, ठीक है, ये बात तो सही है। दिन हल्का गर्म रहता है और काफ़ी ठंडी रातें होती है, ठीक है, तो ये सभी सही होगा, ठीक है, ये सभी सही हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सही ऑप्शन उपर्युक्त सभी। अगला है, झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? अब देखिए, पूछा था पिछले प्रश्न में कि झारखंड में वर्षा ऋतु में कितने प्रतिशत वर्षा होती है, तो वहाँ तो हमने जाना था कि 80%, ठीक है, 80। और यहाँ पे पूछ रहा है कि शीत ऋतु में कितने प्रतिशत वर्षा होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 से 10%, ठीक है, शीत ऋतु में 5 से 10% वर्षा होती है। अगला है, झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो झारखंड में जो ठंडे के समय में वर्षा होती है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि भूमध्य सागरीय चक्रवात। ये देखिए, भूमध्य सागर से चक्रवात आता है जिसके कारण यहाँ पे वर्षा ठंडे के समय में होती है थोड़ी बहुत। अगला है आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है यहाँ पे। देखिए, यहाँ जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंड पड़ती है, ठीक है, झारखंड के बारे में पूछ रहा है कि झारखंड के बारे में आपको सत्य बताना है, तो यहाँ पे जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंड पड़ती है, ठीक है, ये बात सही है क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा ठंडा जनवरी में पड़ता है। अगला ऑप्शन है, यहाँ दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवातीय तूफान आते हैं, ये भी बात सही है। यहाँ फरवरी महीने में ठंड प्रायः ख़त्म हो जाता है, ये देखिए, ये भी बात सही है। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है, तो ये सभी ऊपर दिए गए सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ तक आज का 100 प्रश्न खत्म हो चुका है। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई जो है दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो
चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।